अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, today we will discuss the last part of our 18th chapter of 9th chemistry, and we start from the second last topic of our chapter which is known as inks. तो हम अब डिस्कस करते हैं कि इंक क्या होती हैं, जो कि हम बहुत ही आम तौर से हम अपनी इंडस्ट्रीज़ में ये बनती हैं और हम अपने डेली लाइफ रूटीन के अंदर स्पेशली एजुकेशन सेक्टर्स के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। तो इंक्स क्या है? इंक्स आर डीपली कलर्ड लिक्विड्स ऑफ वेरिड कंपोजिशन यूज्ड फ्रॉम राइटिंग और प्रिंटिंग। एक बहुत ही कलर लिक्विड है जो कि लिखने और प्रिंट करने के काम आती है, जो कि मुख्तलिफ कंपोजिशन या मुख्तलिफ चीज़ों से मिलके बनती है। दे कंटेन अ प्रोटेक्टिव सब्सटेंस सच एज गम अरबिक टू मेक दैन मोर ड्यूरेबल। इसके अंदर एक ख़ास किस्म का केमिकल जिसको गम अरबिक कहते हैं वो भी आमतौर पे यूज़ किया जाता है ताकि ये और ज़्यादा इसकी लाइफ और ये बढ़ जाए और ये और ज़्यादा अच्छा और एक अच्छी क्वालिटी की इंक बन जाए। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंक्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन एंड कलर। तो केमिकल कॉम्पोजिशन और कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास ब्लैक इंक है, ब्लू इंक है, मार्किंग इंक कहलाती है, रेड इंक है, ब्लू ब्लैक इंक कहलाती है, रॉयल ब्लू इंक है। इसके अलावा हमारे पास टाइप राइटिंग की भी इंक हमारे इंडस्ट्रीज़ में बनाई जाती हैं। स्टैम्प पैड की इंक भी, जिसमें हम स्टैम्प वगैरह लगाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे, तो उसकी भी इंक। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में है वो है हमारी प्रिंटिंग इंक। तो हम इनकी प्रिपरेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये जो कॉमन इंक्स हैं ये कैसे बनाई जाती हैं। ब्लू, ब्लैक एंड रॉयल ब्लू वो फाउंटेन पेन इंक्स आर वाइडली यूज इन आवर रूटीन वर्क। ये उस फाउंटेन पेन के अंदर जो कि हम अपनी इंक्स को यूज़ करते हैं वो हमारे लगभग डेली बेसिस पर यूज़ होती हैं, जिसमें ब्लू ब्लैक इंक है और रॉयल ब्लू फाउंटेन पेन की जो इंक्स हैं इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है आइए इसको करते हैं डिस्कस। जो ब्लू और ब्लैक इंक है इसके अंदर जो है हमारे पास जो बेसिक केमिकल्स है वो हैं टैनिक एसिड, गैलिक एसिड जो है वो उनको एक वार्म वाटर के अंदर एक ख़ास क्वांटिटी में इनको डिज़ोल्व किया जाता है। फिर दूसरे कंटेनर के अंदर फेरस सल्फेट और गम अरबिक को दूसरे डिस्टिल वाटर या दूसरे कंटेनर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है। उसके बाद इन दोनों सॉल्यूशन को जो है वो HCl के अंदर एक डाइल्यूट किया जाता है और फिर उसमें फिनोल, ब्लू और वाटर ऐड करने के बाद इस सॉल्यूशन को तमाम को एक जगह पे मिक्सअप किया जाता है और फिर इनको पूरी रात तक रखा जाता है ताकि केमिकल्स आपस में अच्छी तरह रिएक्ट कर लें और फिर इनको फ़िल्टर कर लिया जाता है। तो इस तरह आपकी ब्लू और ब्लैक इंक तैयार होती है। इसके अलावा अगर हम रॉयल ब्लू इंक की बात करें तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है कार्बोक्सिल मिथाइल सेलुलोज, जो कि एक बहुत ही कम तादाद में डिस्टिल वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है। फिर इसके अलावा दूसरे पॉट के अंदर इंक ब्लू और मिथाइल वॉयलेट की दोनों जो हैं इन दोनों को एक बहुत ही वार्म डिस्टिल वाटर के अंदर जो है वो डिज़ोल्व किया जाता है। उसके बाद इस सोल्यूशन को जो है जो इससे पहले हमने कार्बोक्सिल मिथाइल सेलुलोज का जो सोल्यूशन बनाया था उसमें इसको मिक्स किया जाता है। फिर जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स बचते हैं जिसमें इथाइलिन ग्लाइकोल है, एसीटोन है और फिनोल है, इनको फिर इसमें ऐड किया जाता है। उसके बाद इन कंबाइंड जितना भी सोल्यूशन है इनको अच्छी तरह मिक्स यानी कि अच्छी तरह इनको हिलाया जाता है और फिर इनको 10 से 12 दिन के लिए रख दिया जाता है। उसके बाद इनको अच्छी तरह फ़िल्टर कर लिया जाता है और आपके पास जो है वो रॉयल ब्लू इंक तैयार हो जाती है। तो बच्चों ये इंक जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये भी एक बहुत ही प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, क्योंकि हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि इंक्स चाहे कोई भी टाइप के हो वो बहुत बड़ी अमाउंट में जो है
वो डेली बेसिस पे हमारे यहाँ यूज़ होती है। अब हमें इस लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि खाने को कैसे सेफ रखा जा सकता है। फूड उससे पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि खाने को सेफ क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो फूड स्पॉइल हो जाता है या सड़ जाता है। पहले हम उसके बारे में जानते हैं कि फूड स्पॉइलेज क्या है। फूड स्पॉइलेज इज द प्रोसेस वेयर अ फूड प्रोडक्ट बिकम्स अनसूटेबल टू इंजेस्ट या अनफिट टू ईट बाय द कंज्यूमर। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें खाना जो है खाने वाले के लिए या कंज्यूमर के लिए जो है वो खाने लायक ना बचे या वो खाने लायक ना हो, तो वो खाना, इसका मतलब है वो खाना सड़ गया है। आमतौर से हम जो है हम खाने को देखकर या स्मेल करके हम ये चीज़ मालूम कर लेते हैं कि भाई ये चीज़ जो है वो स्पॉइल हो गई या सड़ गई या ये चीज़ ये ख़राब हो गई और अब ये अनफिट टू ईट या इंजस्ट टू ईट है, मतलब कि अब इसको खाया नहीं जा सकता। द कॉज ऑफ सच प्रोसेस इज ड्यू टू मैनी आउटसाइड फैक्टर्स एज अ साइड इफ़ेक्ट और द टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट। ये जो फूड स्पॉइलेज है ये बहुत सारे फैक्टर्स से हो सकता है, और ये उस खाने का साइड इफ़ेक्ट यानी कि कुछ ख़ास केमिकल का भी हो सकता है, या वो डिपेंड करता है कि वो खाना किस तरह का है। मिलियन बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर वेस्टेड एवरी ईयर ड्यू टू फूड स्पॉइलेज। लाखों डॉलर्स का खाना हर साल ख़राब या ज़ाया हो जाता है इस सड़ने के अमल की वजह से। अच्छा, जो फूड स्पॉइलेज इसके अंदर 3 बेसिक रीज़न्स हैं, 3 अहम वजूहात है। सबसे पहला जो इसके अंदर सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट है रीज़न, वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो डिकम्पोजर्स या वो जानदार जो हमें अपनी आम आँख से नज़र नहीं आते, जिसमें फंगस और बैक्टीरिया वगैरह हैं, और ये खाने को स्पॉइल करते हैं या ख़राब करते हैं। सेकंड नंबर पे जो है वो है इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स, यानी कि कीड़े और चूहे वगैरह भी हमारे कई खाने को ख़राब कर देते हैं या खाने लायक नहीं छोड़ते। फिर तीसरा एंजाइम्स, यानी कि एक ऐसे ख़ास केमिकल जो कि फ्रूट खुद रिलीज़ करता है, और उस केमिकल की वजह से जो कि फूड खुद रिलीज़ करता है वो खाना खाने लायक नहीं रहता। ये कुछ पिक्चर्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि ये किस तरह फंगस और बैक्टीरिया जो है हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं। ये कुछ एंजाइम्स की फ़ोटोज़ हैं जिसमें आप देख, इसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल नहीं है। ये खुद फूड के अपने खुद केमिकल्स होते हैं, या हम उनको जब हवा में रख देते हैं तो एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से ये कुछ अपनी शेप को या अपने उस कलर को चेंज कर लेते हैं, और ये अनफिट टू ईट में शामिल हो जाते हैं या ये फूड स्पॉइल हो जाते हैं। जैसे कि आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं कि एप्पल के अंदर ऑक्सीडेशन हो गई और इस प्रोसेस की वजह से अब वो खाने लायक नहीं रहा, जबकि राइट हैंड साइड पे जो मीट के अंदर जो डार्क पार्ट दिख रहा है इसके अंदर ऑक्सीजन की बेतहाशा हो गई कमी, और ये भी फूड जो है अब हमारे पास खाने लायक नहीं रहा। थर्ड हमने जो डिस्कस किया था इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स, चूहे और कीड़े, ये भी हमारे कई किस्म के सीड या अनाज को जो है वो स्पॉइल कर देते हैं या ख़राब कर देते हैं। अच्छा, अब इनसे बचा कैसे जाए, तो इसके कुछ मेथड्स हैं। पहला है डिहाइड्रेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। सेकंड है एडिशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट्स। थर्ड है टेम्परेचर कंट्रोल। फोर्थ है स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर हमारे पास 2 सब टाइप्स हैं, एक है कैनिंग और एक है इरिडेशन। फिर इसमें हमारा फिफ्थ है वो है केमिकल एडिशन। अब जो है हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन क्या है? इन प्रोसेसिंग इन फूड प्रोसेसिंग मीन्स बाय विच मैनी टाइप्स ऑफ फूड कैन बी can be preserved for indefinite periods by extracting the moisture, thereby inhibiting the growth of microorganism। ये एक ऐसा फूड का प्रोसेस है जिसमें हम खाने में से एक्स्ट्रा मॉइस्चर, जो एक्स्ट्रा नमी है, उसको निकाल लेते हैं, यानी कि उसको सुखा लेते हैं, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो उसके ऊपर ग्रो नहीं कर पाते या उसको उस फूड को स्पॉइल नहीं कर पाते। डिहाइड्रेशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड वाज यूज्ड बाय प्री हिस्टोरिक पीपल्स इन सन ड्राइंग सीड्स। और ये जो डिहाइड्रेशन ये हमारे पास बहुत सबसे ज़्यादा ओल्ड मेथड है और आज तक लोग यूज़ करते हैं, और ये पहले के जो लोग हैं
ये प्रोसेस को यूज़ करते थे बीजों को अंडर सनलाइट सुखाकर। जैसे कि हम आज भी कई हमारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमारे पास चिलीज़ और सीड्स हैं जो हम अंडर सनलाइट उसको ड्राई करते हैं ताकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना आए, जरासीम ना आए और वो सड़ने से बचे रहें। सेकंड है हमारे पास एडिशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, यानी कि खाने में नमक और चीनी को ऐड कर लेना। व्हेन फूड आर प्लेस्ड इन अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ sugar is drawn out of the self of food and microorganisms so that microorganism can no longer survive। जब खाने को एक बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड शुगर सोल्यूशन, यानी कि एक ऐसा चीनी का सोल्यूशन जिसमें चीनी की तादाद बहुत ज़्यादा हो, उसमें खाने को प्रिजर्व कर लिया जाता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जरासीम हैं वो इतने मीठे या इतने ज़्यादा जो मीठा सोल्यूशन है उसमें सरवाइव या ग्रो नहीं कर सकते और उस खाने को ख़राब नहीं कर पाते। तो ये भी एक तरह का मेथड है खाने को प्रिजर्व करने का। शुगर इज़ ऑल्सो यूज्ड विद सॉल्ट टू प्रिजर्व सर्टेन फूड स्पेशली फिश एंड मीट। बहुत सारे ऐसे खाने जिसमें शुगर और सॉल्ट को एक साथ यूज़ किया जाता है, जिसमें मछली और गोश्त वगैरह भी है। Sugar may either be added to salt to create a dry mixture which covers food or may be dissolved in a liquid to make a brine sound the food। इसके अलावा हम शुगर और सॉल्ट को जो है हम उसके ऊपर ऐड भी कर सकते हैं और उसके आसपास लगा भी सकते हैं उस फूड के ऊपर, और साथ साथ उसका ब्राइन यानी कि उसका सोल्यूशन बना के उसके अंदर भी उसको ऐड कर सकते हैं। ये हम कुछ इस तरह फूड को प्रिजर्व करते हैं जिसमें हम चीज़ों को कट आउट करके उस तरह के सोल्यूशन में रख लेते हैं ताकि इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ सके। थर्ड है हमारे पास टेम्परेचर कंट्रोल। टेम्परेचर कंट्रोल इज अनदर वे टू प्रिजर्व द फूड। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मेथड यूज इन मॉडर्न एरा। ये सबसे अच्छा और सबसे एफिशिएंट वे है आजकल के दौर में चीज़ों को प्रिजर्व करने का। मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ फूड में इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड एंड इंक्रीज इट्स शेल्फ लाइफ। जब आप किसी भी खाने का टेम्परेचर कम करते हैं या उसका टेम्परेचर इतना मेंटेन कर देते हैं कि उसके अंदर जरासीम नहीं आ सकें या उग ना सकें या उसको ख़राब ना कर सकें, तो उसकी शेल्फ लाइफ अपने आप बढ़ जाती है। जैसे कि हम खानों को अपने फ्रिज के अंदर भी स्टोर करते हैं। स्टोरेज में हमने जो फर्स्ट पार्ट पढ़ना है वो है कैनिंग। कैनिंग इज़ ए प्रिजर्वेशन मेथड दैट इन्वॉल्व्स प्लेसिंग फूड इन जार्स और सिमिलर कंटेनर्स और हीटिंग दैम टू अ टेम्परेचर दैट डिस्ट्रॉयज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज फूड टू स्पॉइल। कैनिंग एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम खाने को जार के अंदर या किसी कंटेनर के अंदर रखते हैं और फिर उसको इतना हीट करते हैं कि उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाता है जो कि उस खाने को स्पॉइल करने वाला होता है। ड्यूरिंग दिस हीटिंग प्रोसेस एयर इज ड्राइवन आउट ऑफ द जार एज इट कूल्स अ वैक्यूम सील इज फॉर्म। इसी दौरान जो है उसमें से जितनी एयर होती है वो सारी बाहर निकाल दी जाती है और उसके ऊपर एक ख़ास किस्म की सील लगा दी जाती है जो, और इस सील का काम यही होता है कि ये हवा को अंदर ना आने दे। दिस सील प्रिवेंट्स एयर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इस सील का यही काम होता है कि ये हवा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर आने से रोकती है। इस तरह के हम कई प्रोडक्ट्स देखते हैं मार्केट्स के अंदर जो कि कैन फॉर्म में आते हैं और वो इसी प्रोसेस के गुजरने के बाद यहाँ तक पहुँचते हैं। फिर है स्टोरेज का सेकंड पार्ट इरिडेशन। ये सबसे मॉडर्न मेथड है जो आजकल ऑलमोस्ट हर कंट्री यूज़ करता है। फूड इरिडेशन इज़ अ प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन टेक्निक विद सिमिलर रिजल्ट टू फ्रीजिंग और पैस्चराइजेशन। ये बिल्कुल फ्रीजिंग या चीज़ को जमाने या उसको हीट करने जैसा ही है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फूड इज़ एक्सपोर्ट टू डोजेज ऑफ आयोनाइजिंग energy or radiation at low doses. Irradiation extend a product shelf life at high doses. This process kills insect, molds, bacteria or other potentially harmful organisms. ये प्रोसेस आपको ये पिक्चर देख के समझ में आएगा कि एक ख़ास किस्म की रेज होती हैं और जब हम इस
हम ये रेस उस फूड पर एक्सपोज करवाते हैं या उसके ऊपर मारते हैं, तो इसके आसपास जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब ऑटोमेटिकली तौर पर इस रेस से किल हो जाते हैं। और जब ये आसपास सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं तो हमारे पास कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बचता जो कि इस फूड को स्पॉइल कर सके। तो ये आजकल का मॉडर्न मेथड है कि मुख्तलिफ रेस की हेल्प से हम अपने फूड को प्रिजर्व करते हैं। केमिकल एडिशन जो कि आज तक चल रहा है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, दिस मेथड ब्रिंग्स अ न्यू चेंज इन द वर्ल्ड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। जब से ये केमिकल एडिशन आए हैं तो कई सारे प्रोसेसेस जो हैं वो इसकी वजह से स्टॉप हो गए हैं और ये बिल्कुल एक न्यू चेंज लेके आया है प्रिजर्वेशन के अंदर। अदर मेथड ऑलवेज प्लेस्ड अंडर द रिस्क ऑफ फूड स्पॉइलेज। ये जितने भी मेथड हैं जो हमने पीछे पड़े इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ये रिस्क या ये थोड़ा थोड़ा शक शुबा रहता है कि अगर प्रोसेस सही से नहीं हुआ तो खाना ख़राब हो सकता है, लेकिन इस मेथड के अंदर ये चांस बहुत ही कम होता है। दिस मेथड इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट अप टू 300%। इस मेथड के बाद आपके प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ जो वो 300 टाइम्स बेहतर हो जाती है। दीज केमिकल्स आर फूड एडिक्टिव्स, और इन केमिकल्स को जो है इंडस्ट्री की ज़बान में फूड एडिक्टिव्स कहा जाता है, जिसके अंदर बेंजोएट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं और सल्फेट्स हैं। ये वो हैं जो हमारे फूड के अंदर ऐड होते हैं एज अ फूड एडिक्टिव और उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करते हैं। हम अक्सर जो है अपनी पैकिंग के ऊपर इनके नाम भी देख सकते हैं कि जो ये न्यूट्रिशन फैक्ट के अक्सर फूड के ऊपर होता है कॉलम, तो उसके अंदर ये नाम शो हुए हुए होते हैं। जैसा कि यहाँ पर भी मौजूद है कि सोडियम बेंजोएट इसके अंदर ऐड हुआ है, तो ये एज अ फूड एडिक्टिव है कि ये खाने को ख़राब होने नहीं देगा। बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह एंजॉय किया होगा और आपको केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानने का काफ़ी अच्छे से चांस मिला होगा कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ की हमारी लाइफ में कितनी अहमियत है और इनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स की भी। आई होप बच्चों आपको इसमें हर एक टॉपिक और हर एक बात समझ में आई होगी। इन दी एंड माई डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट एवरीथिंग आई हैव टॉट इन दिस लेसन इज़ वेरी क्लियर। रिवाइज इट एट होम। में अल्लाह strength your memory.